नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भागोवाली उपन्यास का 12वां अध्याय। लेखक रमेश पोखरियाल निशंक। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। छोटी बहू माधुरी स्वभाव से तो अच्छी थी, औरों की तरह थी नहीं वह। 4 महीने जब अम्मा उसके घर में रखी तो माधुरी ने कोई कमी नहीं होने दी उसे, लेकिन यहाँ तो उसकी भी अपनी समस्या थी। एक तो वह गर्भवती थी, दूसरे एक कमरे का किराए का घर, वहीं पर किचन और उसके बगल में दोनों की एक खटिया। अब एक और खटिया अम्मा की भी पड़ गई थी वहाँ। अम्मा की खटिया तो बिछी ही रहती, किंतु सुबह होते ही वे दोनों अपनी खटिया को खड़ी कर देते। तब कहीं जाकर खाना बनाने और इधर उधर जाने की जगह बचती थी। अम्मा को लगा कि यहाँ वह बेटे बहू पर और बोझ बन गई थी। बहू ने कभी उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन कुलदीप से इस बाबत बात जरूर की थी। अम्मा ने महसूस किया कि शांत, शालीन और खुश मिजाज रहने वाली बहू के स्वभाव में भी अब धीरे धीरे उग्रता आने लगी। अब वह बात बात पर पति पर बिगड़ने लगी थी। उसने अम्मा को कभी कुछ नहीं कहा, 2 टाइम का खाना भी परोस कर देती, लेकिन बेटे के प्रति उसका व्यवहार अम्मा को कटु लगता। उसके इस व्यवहार से अम्मा को सब कुछ समझ आ जाता। माधुरी का व्यवहार गांव की अपेक्षा बदलने लगा था। अम्मा समझ रही थी कि 4-5 माह स्वतंत्र रूप से रहने पर माधुरी को अब अम्मा की दखलंदाजी चुभने लगी थी। एक दिन माधुरी काफी देर तक सोई रही। सुबह कुलदीप को ऑफिस जाना था। कुलदीप ने माधुरी को जगाने के लिए आवाज दी तो माधुरी ने बड़े रूखे स्वर में बोली कि एक दिन मैं देर से उठूं तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? मेरी कमर दुख रही है, सारा दिन तो बस काम में ही लगी रहती हूँ। एक दिन जरा देर क्या हो गई बस। अम्मा की तरफ एक नज़र देख कुलदीप ने समय की नजाकत समझी और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। माँ ने जैसे तैसे नाश्ता तैयार किया और कुलदीप को नाश्ता कराकर बहू के लिए नाश्ता लेकर गई। बहू उठ ले, नाश्ता कर ले, अम्मा ने माधुरी से कहा। नहीं अम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे आराम करना है, थोड़ा रूखी जुबान में माधुरी बोली तो मैं चुपचाप वापस आ गई। समय के हाथों लाचार अम्मा का एक एक पल भारी होता जा रहा था। माधुरी से अम्मा को ऐसी आशा न थी। एक बार फिर अम्मा के मन मस्तिष्क में भागो वाली अम्मा शब्द गूंजने लगा। तो क्या माधुरी ने जो सेवा, जो व्यवहार गांव में किया, वह महज एक दिखावा था? क्या केवल इसलिए कि जब तक गांव में रहो ठीक, क्योंकि वहां पर अपनी मेहनत का पैसा जो नहीं लग रहा था सेवा में, इसलिए यह सब दिखावा हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। गांव में तो माधुरी ने सहृदय मेरी देखभाल की थी। ऐसे न जाने कितने ही विचार अम्मा के मन में उठ रहे और फिर स्वयं ही उनको शांत भी कर रही थी। एक दिन माधुरी कुलदीप के साथ अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गई। अम्मा अकेली बाहर आंगन में, जो कोई संयुक्त रूप से सभी किराएदारों का था, धूप सेक रही थी। तभी पड़ोस में सीमा, जो कि पिछले 3 सालों से इसी मकान में किराएदार थी, अम्मा के पास बैठ गई। कुशल क्षेम पूछने के बाद बातों ही बातों में उसने बड़ी बहू का जिक्र कर दिया। अम्मा ने उत्सुकतावश पूछा तो सीमा कहने लगी, अम्मा, बड़ी भाभी तो यहाँ हफ्ते में 2-3 बार जरूर आती हैं। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत प्यार है। सीमा ने सीधे सरल तरीके से अम्मा को बताया, लेकिन अम्मा अब हकीकत समझ गई कि माधुरी के इस कटु व्यवहार के पीछे क्या कारण है। माधुरी और बड़ी बहू की बढ़ती नजदीकियों ने माधुरी और अम्मा के बीच खाइयां बना दी। बड़ी बहू का अम्मा के प्रति कड़वा व्यवहार अब माधुरी के व्यवहार में भी झलकने लगा था। अब इस एक कमरे के घर में अम्मा का मन भी घुटने लगा था। अम्मा तो शास्त्री जी के साथ पहाड़ के स्वतंत्र जीवन में रहने की आदी हो गई थी, इसलिए इस कमरे के एक घर में रहकर उन्हें घुटन महसूस होना स्वाभाविक ही था। कई बार तो अम्मा मन ही मन शास्त्री जी को याद करते करते इतनी व्याकुल हो उठती कि उनका मन उड़कर पहाड़ के अपने घर पर जाने को तड़पता, लेकिन क्या करती। अम्मा को लगता उसी की वजह से बहू के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है। अपनी दिन भर की परेशानियों की खींच वह कुलदीप पर ही निकालती है। कुलदीप भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था, किंतु समझकर भी वह मौन साधे रहता। वह नहीं चाहता कि घर में किसी प्रकार का कलेश पैदा हो। अक्सर बेटों के सामने यह समस्या हो जाती है जब उन्हें माँ और पत्नी में सामंजस्य स्थापित करना होता है। अम्मा को अपने घर की बहुत याद सताती। कितना खुला खुला था अपना घर, आंगे आंगन और छत भी अपनी। जयदीप इन 8 महीनों में लगातार उसके खर्चे के लिए 2-2 हजार रुपये भाइयों को भेजता रहा, लेकिन वे कहीं भी गिनती में नहीं है। इलाज के नाम पर अम्मा की दवाइयाँ सरकारी अस्पताल से आ रही थी, 2 जून की रोटी और पहनने के लिए 2 जोड़े कपड़े।
बस इसके अलावा क्या खर्चा था अम्मा का। अम्मा को अब राहत महसूस होने लगी थी कि कुछ ही दिनों में वह अपने घर चली जाएंगी। वहां भी तो दूसरी बहू के अपमान और घृणा का सामना करना पड़ेगा, किंतु इस सब के बावजूद भी घर तो अपना है। कुलदीप तो माँ को भेजने के लिए राजी नहीं था, पर अम्मा ने ही जिद पकड़ ली थी घर जाने की। सो अब कुलदीप अम्मा को दूसरे भाई के यहाँ छोड़ आया। फुटबॉल बन गया था अम्मा का जीवन, कभी इधर तो कभी उधर। ना जाने कब तक ऐसे झेलना पड़ेगा। कुलदीप और अम्मा के साथ साथ सुरेश भी घर आ गया था। पूरे 8 माह बाद अम्मा वापस आई तो दोनों बेटियां और दामाद भी पहुंच गए खबर लेने। अम्मा की हालत देखकर उन्हें दुख हुआ। वे तो सोच रहे थे कि अम्मा दिल्ली में बेटों के साथ रह रही हैं तो काफी स्वस्थ हो गई होंगी, किंतु उलट वह सूख कर कांटा हो गई। दोनों दामाद अपने सास ससुर की बहुत इज्जत करते थे। अम्मा की हालत देखकर उनसे रहा ना गया। रात को बड़े दामाद ने प्रस्ताव रख दिया, अम्मा को यदि हम लोग अपने साथ ले जाएं तो कैसा रहेगा। सुनकर तो बड़े भाई भड़क गए। हम लोग तो कोई कमी नहीं कर रहे अम्मा के लिए। बड़ा भाई बोला, हमने तो यह नहीं कहा भैया कि आप लोग कोई कमी कर रहे हैं, हम तो यह कह रहे हैं कि हमें भी माँ की सेवा का मौका मिल जाता। बहन ने समझाया तो भाई थोड़ा सा शांत दिखाई दिया। और अब की बार दूसरा भाई बोला, चार चार बेटों के रहते अम्मा बेटियों के पास रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे। अम्मा की हालत से अधिक उन्हें लोगों के कहने की चिंता थी। बहन समझ गई और मन ही मन सोचने लगी कि अम्मा की जो बेकदरी कर रहे हो उसके बारे में क्या लोग नहीं कह रहे, यह नहीं पता तुम्हें। लेकिन मन की बात मन में रखी, कहा कुछ नहीं। दामाद भी समझ गए कि अपने झूठे मान सम्मान को बचाने और लोक लाज के डर से वे अम्मा को किसी भी बेटी के पास नहीं भेजेंगे। गुस्सा तो बहुत आया दोनों दामादों को, पर करते क्या। मन तो कर रहा था इनसे बिना पूछे अम्मा का सामान बांध कर ले जाएं अपने साथ, लेकिन नैतिकता इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। बात आगे होती, लेकिन अम्मा ने खुद ही कह दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगी अब किसी के पास। बेटों के होते हुए बेटियों के पास जाकर रहना अम्मा के पुरानपंथी मन को अच्छा नहीं लगा। बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। अम्मा को बेटों के टुकड़ों पर पलना मंजूर था, पर बेटियों के यहाँ जाकर रहना नहीं। आखिर बेटियां भी क्या करती। आंसू बहाकर चली गई अपने ससुराल। अम्मा फिर से दूसरे बेटे और बहू के भरोसे छूट गई। किस्मत से उसी दिन सबसे छोटा बेटा जयदीप भी छुट्टी पर घर पहुंच गया। 2 महीने की छुट्टी पर आया था और सौभाग्य से उसे अपने घर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर ही सुविधाजनक स्थान पर ड्यूटी मिल गई। उसकी यूनिट 3 वर्ष के लिए पोस्टिंग आ गई थी। यहाँ पर आते ही तीनों बड़े भाइयों को फरमान सुना दिया, अम्मा अब कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे साथ इसी घर में। तीनों भाई हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो क्या यह नौकरी छोड़ा है, भगौड़ा तो नहीं हो गया फौज से, वापस तो नहीं भेज दिया। तीनों अपने अपने दृष्टिकोण से सोच रहे थे। तीनों को ठगा हुआ देख उसने खुद ही बता दिया, 3 वर्षों के लिए मेरी यूनिट यहीं पर आ गई। सुनकर भाइयों ने संतोष लिया, चलो अच्छा हुआ, समाधान तो निकला। 2 महीने तक तो छुट्टी थी उसकी, फिर उसके बाद यहीं ज्वाइनिंग करनी थी उसे। नेपाल से लगती सीमा थी यहाँ, सो हमेशा ही फौज का कैंप रहता है यहाँ पर। बारी बारी से सब यूनिटें आती जाती रहती। तीनों भाई उसके यहाँ आने से खुश हुए, लेकिन दूसरे भाई की पत्नी इस बात से टीस हो गई। 2,000 रुपये महीने की आमदनी पर ब्रेक जो लग गया था उसके। बहुत होते हैं 2,000 रुपये भी, मन ही मन सोचा उसने, कौन सा इतना खर्चा लगता बुढ़िया पर, इतने में तो अपनी सब्जी का खर्चा निकल जाता। अम्मा के जीने मरने में भी सबको अपना अपना स्वार्थ दिख रहा था। पत्नियों की नज़र अम्मा के गहनों पर थी तो भाइयों की नज़र घर के बंटवारे पर। फिलहाल तीनों भाइयों का मन काफी हल्का हो गया। दूसरे दिन दिल्ली वाले दोनों भाई वापस ड्यूटी पर चले गए। सूख कर कांटा हो गई थी अम्मा, शरीर में कुछ भी जान नहीं रह गई, लेकिन छोटे बेटे की यही नियुक्ति होने से खुशी थी इस मन में। इसी खुशी में छोटे के लिए अपने ही हाथ से एक एक दो दिन कच्चा पक्का खाना खिलाकर संतोष भी मिला अम्मा को। लेकिन छोटा भी समझ गया कि अब खाना बनाने की सामर्थ्य नहीं रही अम्मा में। वह खुद ही सुबह शाम रसोई में चला जाता, अधिकांश काम खुद ही निपटाता, झाड़ू पोछा से लेकर चौका बर्तन तक वह खुद ही निपटाता। अपने और अम्मा के कपड़े भी वह खुद ही धो लेता। उस पर काम की यह अधिकता भी अम्मा को बर्दाश्त नहीं होती, तो पास बैठकर अम्मा बोली, तू भी शादी कर ले तो तेरी बहू का चांद सा मुखड़ा भी देख लूं तो चैन से मर सकूंगी। नहीं अम्मा, प्रतिरोध किया छोटे ने, 3-3 बहुएं लाकर तबीयत नहीं भरी जो चौथी और लाने की बात कर रही हो। मेरी तो छोड़, तेरे भविष्य की बात कर रही हूँ। लेकिन छोटे को तो भ्या नाम से ही घृणा हो गई थी। शादी होने के पश्चात अम्मा के प्रति भाइयों के बदलते रुख के लिए वह भाभियों को ही जिम्मेदार मानता था। भाइयों का रुख तो अलग बात है। भाभियों के कटु वचन और कुचक्र देखकर
सुनकर तो शादी के नाम से छोटा बुरी तरह भयभीत होने लगा। क्या करना है ऐसी शादी करके जिससे परिवार के बीच विघटन हो जाए, माँ बेटे के बीच लकीर खींच जाए, भाई भाइयों के बीच तलवारें खींच जाए। लेकिन अम्मा जिद पर उतर आई थी। जवान बेटे को बहू की तरह काम करते देख उसका मन बेचैन हो उठता। अम्मा ने कड़ाई से कह दिया कि यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो किचन में नहीं घुसना है। कर लूंगी जैसा भी हो, कच्चा पक्का बना लूंगी समस्या के समाधान। और माँ की जिद के आगे बीच का रास्ता निकाल दिया जयदीप ने। उसने खाना बनाने और माँ की सेवा करने के लिए एक नौकरानी रख ली थी, लेकिन वह ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। उसके चले जाने के बाद जयदीप ने दूसरी नौकरानी का प्रबंध कर लिया, लेकिन वह तो और शातिर निकली। अम्मा की बीमारी और लाचारी का फायदा उठाकर घर के सामान पर ही हाथ साफ करके चलती बनी। अम्मा बार बार एक ही बात रट लगाई रहती, अरे यदि तू मुझे कुछ दिन और जिंदा रखना चाहता है तो मेरी बात मान ले, बहू ले आ मेरे लिए। बहू के हाथ की रोटी मिलेगी तो 2-4 दिन और प्राण टिक जाएंगे मेरे, मरूंगी भी तो शांति के साथ। हालांकि अम्मा भी जानती थी कि 3-3 बहू के हाथ की रोटी किस कदर खाई थी उसने, किंतु यह बात तो सिर्फ बहाना थी। असल बात तो वह जीते जी अपने छोटे का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। जयदीप भी तो माँ की इस भावना को समझता था। बहुओं ने अम्मा को कैसी रोटी खिलाई यह उससे भी छुपा हुआ नहीं था। अब अगर चौथी भी वैसी निकल जाए तो क्या होगा, सोच कर रूह कांप जाती। रोज रोज सुबह और शाम माँ की इसी रट से उसे नए सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन वह इस सत्य को भी जानता था, यदि सही से ढंग से सेवा हुई अम्मा की तो काफी वर्ष तक जिएगी। अब इतनी उम्र भी तो नहीं अम्मा की। असमय ही पिता के चले जाने से, बहुओं और बेटों की उपेक्षा के चलते समय से पहले बुढ़ापे ने घेर लिया अम्मा को। वह चाहता था अम्मा जीवित रहें, उसे माँ की जरूरत थी। मन में कई आशंकाएं जन्म लेती। शादी के बाद कहीं उसके संबंध भाइयों से ना बिगड़े, कहीं उसकी भी पत्नी भाभियों की तरह ही ना निकले। अनेक दुर्भावनाएं भी आती हैं तो कई बार मन कहता कि अपनी पत्नी और परिवार में को मुट्ठी में रखना तो मर्द के हाथ में होता है। यदि पत्नी परिवार के अनुरूप ना हो तो सारे विकल्प खुले होते हैं आदमी के सामने। कोई जरूरी तो नहीं घुट घुट कर रिश्तों को झेला जाए। बहुत सोच विचार के बाद उसने अम्मा को शादी के लिए हाँ कह दी। अम्मा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी दिन अपने भाई को तुरंत ही लड़की खोजने हेतु संदेश भी भिजवा दिया, साथ में कहलवा दिया लड़की गरीब घर की चाहिए, दान दहेज भी कुछ नहीं चाहिए, शादी भी बहुत सादगी से होगी। मामा की तो विशेषता थी ही इस मामले में। तीसरे ही दिन एक नहीं बल्कि 4-4 रिश्ते और लड़कियों के फोटो लाकर घर पहुंचा दिए। मामा जी ने ही सलाह दी कि खुद ही लड़की देखने साथ में चले तो एक कर चारों लड़कियों को दिखा देंगे। मामा जी की बात बड़ी अटपटी लगी उसे। बोला मामा जी आप ही पहले ये बताइए आपको चारों में से कौन सी लड़की और परिवार ज्यादा पसंद है, मैं केवल वही देखने जाऊंगा। मामा जी को तो सबसे मुफीद रिश्ता लगा, वह उन्होंने बता दिया। पढ़ी लिखी लड़की थी, परिवार गरीब था लेकिन संस्कारी। तय हो गया कि कल ही चलेंगे। जयदीप चाहता था कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सब कुछ संपन्न हो जाए। 1.25 साल की अपनी इस नौकरी में बहुत ज्यादा जमा नहीं कर पाया वह, लेकिन जितना कुछ भी उसके पास था वह मोहल्ले पड़ोस को एक समय के भोजन करवाने के लिए काफी था। लड़की पहली ही नजर में पसंद आ गई जयदीप को। लड़की ही नहीं, लड़की का घर बार परिवार भी पसंद आया। गरीब कृषक परिवार था किंतु सीधे साधे और संस्कारी लोग। लड़की के पिता तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति लगे। जयदीप की शादी को लेकर अम्मा की भी कई हसरतें थी, लेकिन बेटा था उसका आखिर। वह चाहती थी कि और बेटों की तरह से उसकी शादी भी धूमधाम से हो, लेकिन जयदीप राजी नहीं था। फिर शादी में होने वाले खर्चे की भी चिंता थी अम्मा को। कुलदीप की शादी से पूर्व कितना बवंडर हो गया था घर में। दोनों बड़े भाइयों ने हाथ झाड़ दिए थे अपने अपने, रो पीट कर 30-30 हजार जमा कर पाए थे। अब फिर छोटे की शादी की बात आएगी तो वही इतिहास दोहराएंगे। पहले तो 2 ही थे, अब 3 भाई, किंतु खर्चे की नौबत आएगी तो पल्ला झाड़ लेंगे तीनों। सो अम्मा ने तय किया सादगी से ही विवाह किया जाए। इस बार वह किसी को भी छोटे की शादी के लिए खर्चा करने को नहीं कहेंगी। बात पक्की करवा दी अम्मा ने और शादी के लिए भी 3 महीने बाद की तिथि तय कर दी। तीनों बेटे को इत्तला कर दी अम्मा ने। छोटे की शादी की तिथि की सूचना पाकर हाथ पांव फूल गए थे तीनों भाइयों के। अभी 1 वर्ष पहले ही तो कुलदीप की शादी की है उन्होंने। 1 वर्ष के अंदर 2-2 शादियां कैसे कर पाएंगे, आखिर पैसा आएगा कहाँ से हमारे पास। अब अम्मा फिर हमें घर बुलाकर वही पुरानी बात दोहराएगी, फिर वही किस्सा जो 1 वर्ष पहले हुआ था। तीनों को बहुत तनाव हो गया, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि शादी एकदम सादगी से हो रही है और उन पर खर्चे की कोई डिमांड नहीं है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा।